हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल हिट्स मैथ्स, जहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों ही चीज़ अवेलेबल एक ही चैनल पर आपको मिलेगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के लिए। आज का सुविचार आपके सामने है कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। कि भाई हाथ मतलब कहते हैं कि किस्मत सब कुछ होता है, किस्मत सब कुछ होता है। तो इसमें ये इस जो थॉट है इसमें यही कहा हुआ है कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। हाथों की लकीरें अपने पाम में होती है, ठीक है ना। उसके लेकिन उससे पहले क्या आती हैं? फिंगर्स आती है, अंगुलियाँ आती हैं। तो ये कहा गया है कि वो अंगुलियाँ ऐसे ही नहीं होती है। रब ने भी किस्मत से पहले क्या चीज़ लिखी है? मेहनत लिखी, अंगुलियाँ दी है मेहनत करने के लिए। तो किस्मत से पहले क्या चीज़ आती है? मेहनत। किस्मत की जगह है, लेकिन मेहनत सबसे पहले प्रवेश ही मेहनत की है। आप मेहनत करते रहो, उसके बाद में जो आपके भाग्य में लिखा है, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा। और बस मेहनत अपने को ज़रूर करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 अपन स्टार्ट करेंगे, और वो है गॉस लॉ। उसमें अपन पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? गॉस लॉ। यानी कि इससे पहले के जो चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो स्टैटिक था, यानी कि वो मूवमेंट में ही था। तब अपन उसके बारे में, उसके चार्ज के बारे में, इफेक्ट, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल मोमेंट वगैरह जो भी पढ़ा था। अब अपन बात करेंगे कि किसी एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं हो, वो मूव में हो, ठीक है ना। और उसको एक यूनिट चार्ज न माना गया कि एक बड़ा चार्ज है, लेकिन उस बड़े चार्ज को बहुत सारे यूनिट चार्ज में जॉइन मान सकते हैं। तो उनकी स्टडी के लिए क्या चीज़ बनी है? गॉस लॉ बनी है। और गॉस लॉ पढ़ने के लिए अपने को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे अपन? उसके लिए अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पढ़ना अपने को कंपलसरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपने पढ़ा भी था, और डायग्राम से बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंपॉर्टेंट नोट करना आप इसको, मतलब कि ध्यान रखना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the perpendicular to the surface एरिया। किसका सरफेस एरिया? क्लोज फिगर का सरफेस एरिया, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ आई आपको? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले ये चीज़ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि वहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी है? जो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। किसके परपेंडिकुलर है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो चीज़ बताता है कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशंस क्लियर होगी? चलिए बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशंस को प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे मान लें यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, जो ये एक क्लोज फिगर है। अब इसके अंदर से ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है इसकी तरफ, उसको अपन नेगेटिव बोलते हैं, और जो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। तो यानी कि इसके अंदर से देखिए कितनी फील्ड लाइन जाती है। इसका सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। इसका सिंबल होता है फाई। ओके सर, फाई इसका सिंबल होता है। तो इसके लिए फाई कितना हो गया? फाई हो गया इसके लिए 3, क्योंकि 3 लाइन्स है। देखिए ये सरफेस है इसका, ये कंप्लीट सरफेस है, और इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, यानी कि परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है ना? तो जो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहली चीज़ कि नंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का
मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा पास पास होगी वो उस समय। तो अगर मान लेते हैं कि मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो तो ये एक लाइन और बना सकते हैं अपन इसमें, या दो, यानी कि पास पास होगी, ज़्यादा लाइन जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर। तो यानी कि सीधे तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि फाई जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है ई के। ओके, सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सर्कल बनाया हुआ था, ये जो सर्कल था, जो ब्लैक सर्कल जो था आपके, ये सर्कल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, ये सर्कल देखिए, तो ये सर्कल छोटा है अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इसका एरिया ज़्यादा है, और ज़्यादा एरिया था तो उसमें पहले 3 लाइनें बनी थी, 1 2 और 3, और इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 बनाई। यानी कि अगर एरिया ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि फाई जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एरिया के प्रोपोर्शनल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? स्केलर यूनिट, और एरिया भी क्या है? स्केलर यूनिट। जी हाँ, एरिया एक स्केलर यूनिट होती है, उसके बारे में मैं अभी जब आपकी क्लास लगेगी उसके बारे में उसके डिस्कस करेंगे। एरिया भी क्या होता है? वेक्टर यूनिट होती है। तो दो वेक्टर, यानी कि फाइव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दोनों वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, और जो कि किसके प्रोपोर्शनल होती है? जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया की। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे आप क्लियर समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? सीधे तौर पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया फाई इज इक्वल टू ई ए। क्या हो गया? ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक आपको ये क्लियर समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ इसका जो न्यूमेरिकल पॉइंट है, जो नोट्स टाइप है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके सामने इसकी डेफिनेशन है और इसका सब कुछ लिखा हुआ है। ई ए। अब डॉट प्रोडक्ट है तो साथ में क्या आ गया? जब इसको स्केलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्केलर फॉर्म हो गया। ये तो वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म। तो स्केलर फॉर्म में क्या आ गया? ई ए कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है, क्योंकि कई बार एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ एक बार अभी। सपोज करो कि ये ऐसे, ये एरिया, ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया हो गया, ये एरिया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है वो क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। लेकिन अब बात अपन ने क्या की थी, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट बात ये पूछता हूँ मैं आपको कि इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये आपका सरफेस एरिया है, इसके जो परपेंडिकुलर होगा, इसके जो परपेंडिकुलर होगा वही तो क्या कहलाएगा? अरे भाई वही तो कहलाएगा ना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब सर की कैसे पता चलेगा कि कौन सा चीज़ है? तो कोई नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो इसका कंपोनेंट निकाल दो। इसका कंपोनेंट निकलेगा तो क्या निकलेगा? थीटा के साथ में निकलेगा, सॉरी, तो इसका कंपोनेंट जब अपन निकालेंगे, इसका कंपोनेंट निकालने जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक तो ये रहा और दूसरा कंपोनेंट ये रहा। दो कंपोनेंट होता है, ये दो कंपोनेंट हो गए।
थीटा के साथ में जो है वो क्या होता है, ई कॉस थीटा, और ये हो गया ई साइन थीटा। तो इस समय जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में कौन है, ये रहा ई कॉस थीटा, ये आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। और एरिया साथ में जाएगा, तो ई ए कॉस थीटा। ओके, ये बात नॉर्मल बात थी जो मैंने आपको बताई है। चलिए, तो यहाँ पर अपन चलते हैं कॉस थीटा, यानी कि थीटा कैसे अपन लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कब मीडियम होगा और कब मिनिमम होगा। तो देखिए, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 90 के बीच। नेगेटिव कब होगा, 180 से 90 के बीच। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि उस केस में देखा जाए तो आपके क्या बन जाएगा, इस प्रकार से होगा। उस कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रिक एरिया तो ये रहा, या तो इधर की तरफ जा रहा है, एरिया बाहर की तरफ भी जाता है हमेशा, ठीक है। ये एरिया हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से जा रहा, यानी कि अलोंग द सरफेस एरिया, तो इस समय 90 डिग्री हो गया। थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 90 डिग्री। ये आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया इधर है। तो इस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट बिकम 0। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक आपके इसी के साथ में क्लियर होता हुआ। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉइंट को आप आराम से समझ लीजिएगा, जो भी मैंने आपको बताया था कंप्लीट डेफिनेशन और इसका क्लियर टॉपिक। ये ख़त्म होने के बाद में मैं अभी स्टार्ट करूँगा आपके नेक्स्ट में गॉस लॉ। स्टार्ट करता हूँ मैं आपके गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन इमेजनरी क्लोज फील्ड इज़ 1/एप्सिलॉन टाइम। यानी कि सिंपल सीधे से तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात कि फाई जो होता था वो क्या है, नेट फ्लक्स जो है वो ई ए कॉस थीटा, जहाँ पर ई कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब इस फाई को निकालने के लिए आपको बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ये भी बोलते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू ई, अगर छोटा एरिया है तो डी ए। यानी कि जो भी एरिया, छोटे छोटे एरिया, मान लो आप किसी सर्कल के लिए बात कर रहे हो, तो सर्कल में बहुत सारे छोटे छोटे एरिया पे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे, यहाँ सारे पॉइंट पर। तो जब इस सबको टोटल कर लेंगे तो उस क्लोज फिगर का नेट फ्लक्स आपको पता चल जाएगा। किसी पॉइंट के लिए तो ये फॉर्मूला लगाना है, और कंप्लीट सरफेस के लिए, कुछ बॉडी के लिए, कुछ क्लोज फिगर के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर। अगर फिगर क्लोज होता है तो उसमें ध्यान रखना, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ रहता है। उस सर्कल का मतलब यही है कि क्लोज फिगर। ये छोटी छोटी पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस सर्कल का मतलब होता है कि वहाँ पर जो फिगर है वो कैसा है, क्लोज है। तो उसमें इंटीग्रेशन लग जाएगा डी ए का। तो उस समय अपने को क्या करना पड़ता है कि हर एक छोटे छोटे एरिया के लिए अपने को निकालना पड़ता है। जैसे मान लो इसके लिए निकालना है तो इसका निकालो, इसका हर एक पॉइंट का निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद हम सबका सब पॉइंट का किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। और उस पूरे का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर इंटीग्रेशन होगा।
तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए गॉस ने एक लॉ दिया। गॉस ने ये कहा कि ये जो टोटल नेट फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज फिगर का, टोटल नेट फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल ऑफ चार्जेस इन क्लोज। यानी कि गॉस लॉ कहता है कि यही नेट फ्लक्स होता है किसी भी बॉडी का, चाहे वो कैसी भी बॉडी हो। आप इस बॉडी इस तरीके से निकालोगे, आप पहले एक पॉइंट का निकालोगे, उसके बाद में आप सबका इंटीग्रेशन सम करोगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपको यही मिलेगा। ये है गॉस लॉ। तो सीधे तौर पर गॉस लॉ क्या बताता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है कि उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा कितनी होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी फिक्स वैल्यू है वैक्यूम में, और क्यू जो है वो क्या है, वो इन क्लोज, जो आप क्लोज फिगर दे रहे हो उसके अंदर जो नेट चार्जेस है, इस पर आप सम का सिग्मा लगा सकते हो कि भाई जो नेट जो टोटल इस क्लोज के अंदर जो चार्जेस है, नेट चार्ज जो है, उस नेट चार्ज की वैल्यू वो आपको यहाँ आ जाएगी, और वो उसका 1/एप्सिलॉन कर लो, वो आपका नेट फ्लक्स होगा। ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत भी आपको नहीं होगी। ये गॉस लॉ डायरेक्टली आपको ये कहता है कि सीधे तौर पर जो नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए, तो ये था गॉस लॉ। अब इसके कुछ पॉइंट है, गॉस लॉ के थ्रू कुछ पॉइंट्स मिले हैं। अब पॉइंट्स क्या, वो मैं आपको एक एक पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट कि जो सिग्मा क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। जैसे कि मान लो ये आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है ना, अब इसके अंदर चार्जेस हैं, प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया, प्लस 2q हो गया। तो यानी कि सिग्मा क्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इन सब का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस 2q, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैंसिल 2q। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2q हो जाएगी। ओके, ठीक है। चलिए, सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है कि द फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस इज कंसिडरिंग नेगेटिव एंड द फ्लक्स लिविंग इट इज़ कंसिडरिंग पॉजिटिव। बता चुका था मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कि जो एंटर करेगा फ्लक्स उसको नेगेटिव लेना है और बाकी वाला पॉजिटिव। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। जैसे मान लो ये कोई क्लोज फिगर है, मैं कुछ बता देता हूँ। ये फ्लक्स इसमें से निकला, तो जो एंटर कर रही है वो नेगेटिव होगी और जो आउटर हो रही है वो पॉजिटिव होगी। ओके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द क्लोज सरफेस कंसिडरिंग फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। जो आप सरफेस लेते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको हर एक पॉइंट के लिए आपको ये यूज़ करना है और टोटल के लिए ये। तो जो पॉइंट के लिए जो आप सरफेस लोगे, मान लो आपने ये सरफेस लिया हल्का सा, तो ये जो सरफेस जो कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा गॉसियन सरफेस। क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि गॉस लॉ कंसिडर ओनली ऑन द नेट चार्ज इन क्लोज इन द क्लोज। ये गॉस लॉ जो किसके ऊपर कंसिडर करेगा, नेट चार्ज के ऊपर, जो उस क्लोज फिगर के अंदर जो टोटल नेट चार्ज होगा उसके ऊपर ये कंसिडर करेगा। चलिए, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपकी स्क्रीन पर भी है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि फॉर स्टैटिक
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस गॉस लॉ एंड कूलॉम्स लॉ आर इक्विवेलेंट। स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था उसमें अपन ने कूलाम लॉ पढ़ा था। तो कूलाम लॉ और गॉस लॉ दोनों चीज़ सेम चीज़ है फॉर स्टैटिक के लिए। लेकिन गॉस लॉ अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विच इज़ द बेस्ट, विच इज़ द मोर यूजफुल लॉ, गॉस लॉ एंड कूलाम्स लॉ, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है गॉस लॉ। क्यों? रीज़न पूछ ले कि वाई, तो उसका रीज़न है क्योंकि गॉस लॉ जो है वो स्टैटिक, गॉस लॉ जो है वो हमेशा किसके लिए वैलिड होता है, ये चाहे भले वो चार्ज स्टैटिक में हो चाहे स्टैटिक में नहीं हो, तो दोनों के लिए वैलिड होता है। लेकिन कूलाम्स लॉ जो है वो ओनली फॉर किसके लिए वैलिड है, स्टैटिक चार्ज के लिए। तो इसलिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके बन सकता है कि कौन सा लॉ जो है वो बेस्ट होता है, गॉस और कूलाम। तो गॉस लॉ ज़्यादा उपयोग में होता है क्योंकि ये हमेशा किसके लिए वैलिड रहता है, ये चार्जेस चाहे भले वैलिड मूवमेंट हो चाहे भले स्टडी हो, दोनों के लिए काम करता है। सिक्स लॉ ये है कि इफ़ द नेट चार्ज इनक्लोज बाई अ सरफेस इज जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी कोई भी इनक्लोज फिगर है उसके अंदर अगर नेट चार्ज की वैल्यू यानी कि सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर सिग्मा क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो नेट फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सीधी सी बात है क्योंकि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सिंपल था। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वन पढ़ते हैं। 6 पॉइंट कि गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर दोज वेक्टर फील्ड विच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। गॉस लॉ ओनली फॉर उन्हीं वेक्टर फील्ड के लिए काम करेगा या फॉलो करेगा जिनके ऊपर कौन सा लॉ लगता हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो कूलाम्स लॉ में भी अपन ने पढ़ा था, जैसे के क्यू अपॉन r² था। ठीक है ना। तो ऐसे एरिया या ऐसा फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में भी यही होता है GMM अपॉन r²। तो जहाँ पर भी क्या होता था, इन्वर्स स्क्वायर लॉ जहाँ पे लगता है वहाँ पर आप गॉस लॉ लगा सकते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट क्या है, इफ़ द नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ सरफेस इज जीरो। नेट, इसको बड़ा आप बहुत गहनता से सुनना कि इफ़ द नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ सरफेस इज जीरो, अगर नेट चार्ज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नेट चार्ज सिग्मा क्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या हो, जीरो हो सकता है। यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ किया मैंने कि भाई अगर किसी भी इनक्लोज फिगर का नेट चार्ज जीरो है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेट जीरो हो सकता है, हो सकता है। बट कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऐसे केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर जीरो नहीं होता है। जैसे कि डाइपोल के लिए, डाइपोल में आपने देखा होगा कि जब अपन डाइपोल लेते हैं तो डाइपोल इस प्रकार से लेते थे अपन, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो प्लस इसके लिए देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर किसी इनक्लोज के अंदर इस प्रकार से चार्ज हो, डाइपोल को रख दिया जाए तो उसमें देखिए आप नेट चार्ज सिग्मा क्यू की वैल्यू तो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। लेकिन उस समय इसके सरफेस पर कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा, जो अपने डाइपोल मोमेंट में पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये 7 पॉइंट। 7 पॉइंट है, सातों को आपको लर्न करना, एक बार स्टडी करना है, ध्यान में होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें होती है। किसी भी पॉइंट पर छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है और हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स लिखने को भी एग्ज़ाम में बोल दें। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब अपन गॉस लॉ को डेराइव करेंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इसके लिए मैं आपको अलग से पहले बता देता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक स्फीयर है, एक गोला है, एक गोला अपन ने लिया है। इस गोले पर, इस गोले के किसी छोटे सा एरिया मैंने लिया, यहाँ डी ए एरिया लिया। ओके, मान लेते हैं कि इसके
सेंटर ओ पर इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज़ कि देखिए ये प्लस क्यू चार्ज से है, तो पहले अपन ने पढ़ चुके हैं कि प्लस क्यू चार्ज से किसी दूरी पर, यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, अरे पढ़ा था ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। नहीं पढ़ा हो तो एक बार वापस पीछे जाके उसमें देख लेना बोलिए आप कि भाई किसी पॉइंट से आर दूरी पर, पढ़ा था ना उस समय। यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रहते थे, उसमें टेस्ट चार्ज, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ा था, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगा, बताया था पॉजिटिव है तो उसकी तरफ, बाहर की तरफ जाएगा, तो ये इस तरफ डायरेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये रहा सरफेस एरिया, तो इसका परपेंडिकुलर सरफेस एरिया भी किधर है, इधर ही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और सरफेस एरिया भी इधर। तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो मान लो d फाई निकालना आपको, तो d फाई इसके लिए d फाई 1 ले लेते हैं मान लो इसके लिए, तो d फाई 1 की वैल्यू क्या आएगी, ई ए कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, यानी कि ई डी सॉरी ई डी ए हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो अब आपने इस पॉइंट पे ले लिया, मैंने आपको बताया था ना सरफेस के लिए निकालने अलग अलग पॉइंट लेना, तो इसका भी एरिया मान लो डी ए एरिया है, बात वही है आर, इधर भी वही आएगा ई, और ए थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो यानी कि जब डी फाई 2 निकालोगे तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, ई डी ए। क्लियर? और जब इनको सम करोगे तो टोटल नेट फ्लक्स आ जाएगा अपने पास। भाई फाई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल ई डी ए, सॉरी एक मिनट, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी फाई सिग्मा डी फाई, सबको टोटल कर दो, तो डी फाई की वैल्यू क्या आई, ई डी ए, ई यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर रहेगा, एक सब जगह यूनिफॉर्म है, तो ई डी ए। ओके, अब ई डी ए टोटल एरिया, तो इसके लिए आप फिगर देखिए, ये एरिया कौन सा हो गया, ये सरफेस एरिया यही होगा ना, टोटल सरफेस एरिया, और ये शेप कौन सा था, स्फीयर था, तो ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू, ऊपर आ जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर, यही हो गया, और ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बच गया, क्या बच गया, अरे बच गया क्या, ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के नहीं, बच गया क्या, सिर्फ क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, अरे यहाँ 4 पाई था, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या, यही तो बचा ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो फॉर्मूला है, ये क्या था, गॉस लॉ, सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है,
यहाँ बचा एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा है, एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो अपन ने देखिए ये इस प्रकार से किया था, किसकी हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, Q/R²। ओके, तो आई थिंक आपके क्लियर हो चुका होगा ये चीज़। ये आपको मैंने पूरा नोट्स में भी आपके ये किया हुआ है, कंप्लीट डायग्राम बना के आपको पूरा समझाया गया है। कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप आराम से मेरे को पर्सनली मैसेज करके आप उसको आप पूछ सकते हो। क्लियर है ना। ये देखिए टोटल कैलकुलेशन है, कंप्लीट कैलकुलेशन इसमें आपकी आ गई है, और लास्ट में एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, यानी कि Q/, जो कि क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। तो सेकेंड चैप्टर का काफ़ी पॉइंट क्लियर किया मैंने। सबसे पहली चीज़ था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉस लॉ, और फिर गॉस लॉ को डिराइव भी अपन ने किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप नोट कर ले, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एंड पढ़ते रहिएगा। मैं हो सकता है कभी टेस्ट भी लूँ आपका फर्स्ट चैप्टर का। ओके।